मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि इस दुनिया में नहीं रहते या फिर कब मर चुके होते हैं, ऐसा ये लोग दिखाते हैं। और स्टोरी अब पास्ट की तरफ मुड़ जाती है जहाँ पर एंडी को दिखाया गया है। एंडी इन सभी लोगों की बॉस है, जहाँ पर एंडी सेबेस्टियन से मिलती है। सेबेस्टियन भी काफ़ी लंबे समय से जिंदा व्यक्ति है, जहाँ पर हमें दिखाया गया एंडी को जो कि न्यूज़ में देख रही होती है कि कुछ टेररिस्ट ने 14 बच्चों को अगवा कर लिया है उन्हीं के स्कूल में। दूसरी तरफ इन सभी लोगों को दिखाया गया जो कि मज़े कर रहे होते हैं, जहाँ पर सेबेस्टियन बताता है कि हमारे लिए एक काम आया है, वो काम कोपले ने भेजा है। अब यहाँ पे कोपले एक ऐसा बंदा है जो कि इन लोगों को अपने वर्क में रखेगा और उनको उसके बदले पैसे देगा। एंडी इन सभी चीज़ों को सुनती है और ठीक है, लेकिन इनका पहला ही मत ये होता है कि ये लोग उस काम को नहीं करेंगे, यानी कि उन 14 बच्चों को नहीं बचाएंगे, क्योंकि इनका एक नियम है कि जिस भी व्यक्ति के लिए एक बार काम करते हैं दोबारा उनके लिए वो काम नहीं करते। लेकिन एंडी मान जाती है। इसके बाद हमें दिखाया गया कि इन चारों को जो कि उस मिशन के लिए पहुंच जाते हैं उस जगह पर जिस जगह पर उन 14 बच्चों को किडनैप करके रखा गया होता है, जहाँ पे सभी गार्ड्स तैनात होते हैं। तभी गोली चलाई जाती है और ये लोग अंदर की तरफ घुस जाते हैं जहाँ पे कई सारे सैनिक मारे गए थे। फाइनली ये मूवी का वही सीन है जिसे हमने मूवी की स्टार्ट होने पर देखा था। यहाँ पर इन सभी के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में गोली चलाई जाती है और ये चारों मारे जाते हैं, जहाँ पर गार्ड्स कहते हैं कि इन्हें मारने के लिए ये हमें इतने सारे लोगों को क्यों भेजा गया था। अब ये सब मरने के बाद भी ज़िंदा हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, क्योंकि इनके घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं। अब यहाँ पे ये लोग फाइट के करते हैं और एंडी को समझ में आ जाता है कि कोपले इन पर नज़र रखे हैं। कोपले जो कि एक जासूस भी है और मैरिक के लिए काम कर रहा है। यहाँ पर हमें एक चीज़ दिखाई जाती है जो कि कोपले के टेबल पर रखी हुई होती है और यहाँ पे एंडी की फ़ोटो दिखाई गई है जो कि वो कुछ साल पहले मिलिट्री गार्ड्स के साथ भी रह चुकी है, उनके साथ फाइट करने के दौरान। एंडी को एक बात जो समझ में आ चुकी थी कि इस दुनिया में इन्हें खुद से अब छुप कर रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये दुनिया टेक्नोलॉजी से भर चुकी है। जहाँ पर ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग फ्रांस जाएंगे और वहाँ से अलग अलग हो जाएंगे। जिसके बाद हमें दिखाया गया है अफ़गानिस्तान का सीन, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठे होते हैं। इनके घर में एक आतंकवादी घुसा हुआ होता है, जहाँ पर नाइल नाम की एक ऑफिसर उस जगह पर आती है और उनसे बात करती है, जहाँ पर वो औरत इशारा करके बताती है कि वो घर के अंदर है। तो वहाँ पर वो लोग पहुँच जाते हैं और उस गार्ड को डाउन कर देते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि नाइल जब उसे ठीक करने की कोशिश कर रही होती है तभी वो आतंकवादी उसके गर्दन को ही काट देता है, जिसकी वजह से उसके गले से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खून निकलता है। अब यहाँ पे जो और भी लोग होते हैं उसके मतलब साथी, वो उसे हॉस्पिटलाइज करते हैं। दूसरी तरफ ये सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी इन्हें वो सपना आता है जो कि नाइल का वो होता है जिसके ऊपर अभी भी चाकू मारा गया होता है। तो ये सभी लोग उस सपने में उस लड़की को देखते हैं, जहाँ पर सपने में सभी लोग को थोड़ी थोड़ी उस लड़की की झलक दिखाई जाती है, यानी कि नाइल की। अब नाइल का गर्दन धीरे धीरे ठीक होने लगा था। कि नाइल को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदा बच पाएगी। दूसरी तरफ एंडी इस बात से परेशान हो चुकी थी कि अब एक और क्यों अब एक और बंदा अमर होने के लिए तैयार बैठा है। जिसके बाद ये सभी लोग उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देते हैं, जहाँ पे एंडी डिसाइड करती है कि वो उसे लेने जाएगी। अब यहाँ पर इन लोगों ने उसका स्केच भी रेडी कर लिया होता है। जिसके बाद एंडी उस स्केच को लेने के दौरान चलती ट्रेन से ही जंप कर देती है, क्योंकि इनके घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं इसलिए। जिसके बाद अफ़गानिस्तान का सीन दिखाया गया है, जहाँ पर सभी मिलिटेंट्स तैयार बैठे होते हैं। नाइल भी काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड होती है कि उसके घाव इतनी जल्दी भर कैसे गए, और ऐसा लग रहा है जैसे कभी यहाँ पर गर्दन कटी ही नहीं थी। उसके दोस्त भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक पे थे। जिसके बाद हमें दिखाया गया है एक कॉन्फ्रेंस को, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हैं। अब यहाँ पर हमें दिखाया गया है स्टीवन मैरिक को। मैं बता दूं, ये मैरिक कंपनी का CEO है। ऐसी दवाई बनाना चाहता है जिससे लोग लंबे समय तक जिंदा रह सकें। जहाँ पर कोपले को ये जो इसने काम दिया था, तो कोपले वो दिखाता है उन चारों के बारे में, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कोपले की जो मैरिक के लिए काम करता है। जहाँ पर मैरिक कहता है कि हमें ये चारों चाहिए। कोपले कहता है कि अब तो ये कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मैरिक कहता है कि हम इस चीज़ के लिए तुम्हें इतने सारे पैसे दे रहे हैं। अब फिर से एक बार सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर सभी गार्ड्स को दिखाया गया है जो कि बात करने आते हैं नाइल से, और नाइल को ये कहते हैं कि आप कार्गो शिप में बैठकर यहाँ से जा रही हैं।
जहाँ पर उसके सभी दोस्त आपस में बैठ के हंस के ठिठोली कर रहे होते हैं, तभी नाइल को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। जिस जगह पर हमारी एंडी आ जाती है। यहाँ पर एंडी उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है और उसे गाड़ी में बैठा देती है बेहोश करके। कुछ दूर चलने के बाद एंडी जब देखती है कि नाइल को होश आ चुका है, तो नाइल उस जगह से भागने की कोशिश करती है। तो एंडी को ये सारी चीज़ें पता होती है, इसलिए वो उसके सर पर ही गोली दाग देती है, जिससे नाइल वही की वही मारी जाती है। लेकिन नाइल के पास भी वो पावर आ चुकी थी, इसलिए वो वापस से ज़िंदा हो जाती है। यहाँ पर वो उसे कार्गो शिप में लाकर बैठाती है, जहाँ पास से ड्रग्स की तस्करी हो रही थी, जहाँ पे वो सभी लोग बताती है सारी सच्चाई। और ये लोग फ्रांस में मिलते हैं, फ्रांस का एक ऐसा इलाका जहाँ पर कब्रिस्तान है। तो ये चारों आपस में ही एक जगह पर मिलते हैं और नाइल को सारी सच्चाई पता चलती है कि हम सभी काफ़ी लंबे समय से ज़िंदा हैं, तकरीबन 200 सालों से, लेकिन एंडी 1000 सालों से ज़िंदा है। एंडी बताती है कि एक समय ऐसा आएगा जब हमारे घाव भरना बंद हो जाएंगे और हम में से एक की मौत ऐसे ही हुई थी। ये सारी बात एंडी बता रही होती है नाइल को और अपने दोस्तों को। तभी नाइल को एक सपना आता है रात के सोते वक्त, जिसके बाद वो उठ जाती है। यहाँ पर वो अपनी स्टोरी बताती कि एक औरत को पानी में डूबते हुए देखती है, वो बार बार जिंदा होती है और मरती है। यहाँ पर हमें उसी औरत का फ्लैशबैक दिखाया गया है। मैं बता दूं कि यह औरत एंडी की ही दोस्त होती है, जो कि बार बार मरती है और ज़िंदा होती है। यहाँ पर वो बताया जाता है कि उन्होंने काफ़ी सारे युद्ध एक साथ लड़े थे, लेकिन इन्हें एक विच मान लिया गया था, जिसके बाद लोगों को इन्हें मारने का हुक्म दिया गया था। इन्हें मार दिया जाए तो ये वापस से ज़िंदा हो जाती थी। तो यहाँ पर इन दोनों के लिए डिसाइड किया गया कि एक को पानी के अंदर डालकर बहा दिया जाएगा, जिससे वो बार बार तड़प तड़प के मरेगी। इसी चीज़ को एंडी अपने दोस्त के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि 50 साल तक वो उसे ढूंढती रही उस समुंदर में, लेकिन किसी को नहीं पता था वो समुंदर के किस गहराई पर है। जिसके बाद नाइल बाहर की तरफ चली जाती है, जहाँ पे उसे एंडी मिलती है और एंडी ये सारी दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ गार्ड्स अब उस चर्च के अंदर घुस चुके हैं, जो कि एंडी, नाइल और बाकी लोग को पकड़ने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि हमारे जो सेबास्टियन है उसका पूरा पेट फाड़ दिया गया था, जिस पर एंडी उसे उठाने की कोशिश करती है और कुछ देर बाद उसे धीरे धीरे होश आने लगता है, क्योंकि सेबास्टियन के घाव भरने लगे थे। कोपले कहता है अब हमें यहाँ से निकल जाने में हमारी भलाई है, जिस पे बाद हमें दिखाया गया है एंडी को, जो कि उसे समझ में आ जाता है कि कुछ गार्ड्स अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो वो समझ जाती है कि अब उसे हथियार उठा लेना चाहिए। अब वो देखते ही देखते उन सभी लोगों की लाशें बिछा देती है उस जगह पर। कोपले इन सभी चीज़ों को देखते ही भागने की बात करता है। नाइल बोलती है कि हम सिग्नल का वेट नहीं कर सकते, लेकिन सिग्नल आते ही ये लोग कार के अंदर बैठकर निकल जाते हैं उस जगह से। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है निकी लियोन को। यहाँ पर मैं बता दूं कि ये दोनों को पकड़ लिया गया होता है बाय गार्ड्स, क्योंकि ये दोनों फाइट ज़्यादा कम ही करते हैं। यहाँ पे मैरिक कंपनी के थ्रू जो लाया गया प्लेन होता है, ये उसी के अंदर लेकर जाते हैं। अब ये लोग फ्रांस में ही वाल्डाग्रेट नाम की एक जगह पर रुकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर छोटी सी गुफा में हमारी एंडी रहती थी। वो बताती है कि इसने इस गुफा को फाइट के दौरान ढूंढा था। अब नाइल बताती है ये सारी मूर्तियाँ, ये सारी चीज़ें तो पुरातत्व विभाग के पास होनी चाहिए थी। मैरिक कंपनी को दिखाया जाता है जहाँ पे निकी और लायन को लाया गया होता है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है जो कि कोपले के साथ आए होते हैं, और यहाँ पे जो मैरिक कंपनी का सीईओ होता है वो कहता है वो खुद देखना चाहता है कि घाव भरते हुए, इसलिए वो निकी के गर्दन पर काफ़ी ज़्यादा वार करता है, जो कि घाव कुछ ही सेकंड्स के अंदर भर जाते हैं। इस चीज़ को लियोन नहीं देख पाता, लेकिन इन्हें बेहोश करके उस जगह से लेकर जाया जाता है। दूसरी तरफ अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एंडी के घाव भरना बंद हो चुके हैं, इसलिए वो बिना बताए चुपचाप उस जगह से निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है सेबास्टियन को, जो कि बताता है अपनी पिछली कहानी को, जिस पर वो बताता है कि उसके बेटे जो कि बड़े हो गए थे और कैंसर से मारे गए। जहाँ पर वो अपने बाप से ये पूछते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा खुदगर्ज हो, क्योंकि आपने अभी तक हमें इतने लंबे समय तक ज़िंदा रहने का राज नहीं बताया। सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ पे एंडी देख रही होती है मेडिकल स्टोर्स में अपने सामान को, जिससे वो अपने घाव को भर सके। जहाँ पे मेडिकल स्टोर की जो ओनर होती है वही उसके स्टिचेस लगा देती है। जिसके बाद एंडी को वो विजन आता है जब उसने अपने दोस्त को बचाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी, और उसके दोस्त ने कहा था कि वक्त आ चुका है। अब स्टोरी निकी की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ पर इनकी तरफ ऊपर काफ़ी ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे होते हैं। मैरिक कहता है कि कोपले तुम और भी 2 लोग को लेकर आओ, जिस पर कोपले कहता है कि तुमने कहा था कि इनके DNA और टिश्यूज़ लेने के बाद तुम इन्हें छोड़ दोगे।
जिस पर वो कहता है कि नहीं, अगर मैंने इन दोनों को छोड़ दिया तो ये मेरे अपोनेंट्स के हाथ लग जाएंगे और ऐसा मैं नहीं चाहता क्योंकि मुझसे आगे निकल जाएंगे। जिसके बाद हमें पता चलता है कि कोपले की लोकेशन को ढूंढ लिया है सेबेस्टियन ने और वो नाइल के साथ निकलने वाले होते हैं। नाइल का ये कहना था कि वो हर वक्त किसी लोगों को नहीं मार सकती, इसलिए वो अपने फैमिली वालों के साथ जाना चाहती है। जिसके बाद वहाँ से वो निकल जाती है तो जब अपने गन को देखती है तो उसमें एमओ ही नहीं होती है। इस बात से वो समझ में आता है कि सेबेस्टियन ही वो बंदा है जो कि हम लोग को धोखा दे रहा है। इसके बाद एंडी और सेबेस्टियन को दिखाया गया है जो कि कोपले के रूम पर पहुंचते हैं और कोपले ने पूरी रिसर्च की होती है एंडी के ऊपर, जिससे वो उन सभी लोग को देख सके। जहां पर सेबेस्टियन एंडी के ऊपर एक बंदूक की गोली मारता है और हमें पता चलता है, या फिर कहूँ सेबेस्टियन लोग को पता चलता है कि एंडी के घाव तो भरते ही नहीं अब, यानी कि एंडी भी अब मरने वाली है कुछ समय बाद। जिसके बाद यहाँ पर वो एंडी के घाव को रोकने की कोशिश करती है, जिस पर वो ये बताती है कि हम तुम्हें बचा लेंगे। वहाँ पर मैरिक आता है, जहाँ पर मैरिक को पता चलता है कि एंडी के घाव भी भरना बंद हो चुके हैं, लेकिन सेबेस्टियन और बाकी लोगों के घाव भर रहे हैं। इसके बावजूद भी मैरिक एंडी को लेकर चला जाता है, ये सोचकर कि उसके अंदर ऐसा क्या रहा कि अब वो उसके घाव भरना बंद हो चुके हैं। जिसके बाद वो उसके ऊपर टेस्ट करते हैं। दूसरी तरफ कोपले के पास नाइल पहुँच जाती है उससे जानकारी लेने के लिए, जहाँ पे कोपले उसे सारी जानकारी देता है कि उसकी कई सारी मददों ने कई पीढ़ियों तक लोगों की मदद की है और इस चीज़ का एंडी को बिल्कुल भी एहसास नहीं है। अब यहाँ पर ये दोनों लोग ही डिसाइड करते हैं कि वो मैरिक के ऑफिस में जाएंगे और फाइट करेंगे, जहाँ पर पहली ही गोली मार दी जाती है नाइल को। अब नाइल वैसे तो ज़िंदा हो सकती थी और वो ऐसा ही करती है, जिंदा होते ही वो उन तीनों को शूट कर देती है, जिससे वहाँ के गार्ड को पता चल जाता है कि ये नाइल भी उन्हीं की तरह है जो कि मरने के बाद वापस से ज़िंदा हो जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया गया है नाइल को जो कि अब सीधे मैरिक के पास पहुंचती है और उसे अपने गन पॉइंट पर रखती है, जहां पर हमें दिखाया गया है हमारी एंडी को जिसे गन्स की आवाज़ आती है। और यहां पे वो डॉक्टर तभी इस आवाज़ को सुनती है, जहां पे वो डॉक्टर को बेहोश करते ही इन सभी लोग को छुड़ा लिया जाता है, जहां पे एंडी सभी लोग को छुड़ाने के ही ये तैयार कर लेती है कि उन सभी को वो ख़त्म करेगी। और ऐसा ही करती है, एक एक करके वो सभी लोग उसको मारने चालू कर देते हैं सिवाय एंडी। अब एंडी आगे नहीं रह सकती थी क्योंकि उसके घाव भरने बंद हो चुके थे और इसलिए वो सभी लोग फाइट करते हैं विदाउट एंडी। एंडी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि वो काफ़ी सालों से फाइट कर रही है। जिसके बाद हमें दिखाया गया है एंडी को जो कि मैरिक के सामने पहुंच जाती है। मैरिक उसे अपने गन पॉइंट पर रख लेता है, जहाँ पे एंडी अब वो बात करना चालू करती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लंबे समय तक लोगों को जिंदा रखना एक अभिशाप है। जिसके बाद वो रशियन में ऐसा कुछ बोल देती है जिसे नाइल समझ जाती है और उसे चकमा देकर अब मैरिक को मार दिया जाता है। अब यहाँ पर मैं दिखाया गया नाइल को जो कि अपने ऊपर बुलेट्स लेते हुए वो जंप कर जाती है मैरिक को लेकर और मैरिक मारा जाता है। जिसके बाद नाइल को उठाकर ले जाया जाता है और वहाँ पर मीडिया और पुलिस वाले भी आते हैं इस चीज़ की छानबीन करने के लिए। दूसरी तरफ हमें नाइल और बाकी सभी लोग को दिखाया गया है, जहाँ पर सभी लोग डिसाइड कर रहे थे कि सेबेस्टियन को क्या सज़ा दी जाए क्योंकि उसने ही तो सभी लोग को फंसाया था बाय कोपले। यहाँ पर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि सेबेस्टियन को 100 साल बाद हम लोग यहीं पर आकर मिलेंगे और दूसरी तरफ सभी लोग पहुँच जाते हैं कोपले के पास, जहाँ पर कोपले को ये ऑर्डर मिलता है कि हम चाहे जहाँ भी जाएँ, हमने जो भी गलती की हो तो तुम उसे सुधारोगे, तुम उनका प्रूफ मिटाओगे, जैसे कि नाइल के केस में था। 6 महीने बाद का सीन दिखाया गया है, जहाँ पर अभी भी हमारा पेरिस में रह रहा होता है हमारा सेबेस्टियन दारू पीते हुए अब एक रूम में बैठ जाता है। जैसे वो रूम को दरवाज़ा खोलता है तो उसे एक लड़की खड़ी मिलती है जो कि सेबेस्टियन की तरफ दारू पीते हुए बोल रही होती है, हेलो सेबेस्टियन। और ये लड़की आप लोग को अगर याद हो तो मैं बता दूं कि ये एंडी की दोस्त है जो कि पानी में डूबकर बार बार जिंदा और मरती रहती है। अब यहाँ पर ये इसके सामने खड़ी है, यानी कि इसका सेकंड पार्ट बन सकता है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मैं अगली कौन सी मूवी लाऊं उसके बारे में लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और लाइक या डिसलाइक कुछ तो आप लोग कम कर ही दिया करो यार, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप लोग को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। थैंक यू।